एक घर के अंदर सुबह सुबह पति उठता है और उठने के बाद नहाने धोने के बाद पूजा पर बैठ जाता है। पूजा करने के बाद जैसे वो वहां से हटता है तो देखता है कि समय काफी ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। तो उसके बाद वो अपनी पत्नी को आवाज लगाता है गुस्से में, लेकिन जब पत्नी कई आवाज लगाने के बाद भी बाहर निकल कर नहीं आती तो वो उस कमरे में जाता है और वहां पर जाने के बाद भी उसे पत्नी का कोई भी अता पता नहीं मिलता है। वह इधर उधर चारों तरफ ढूंढता है और ढूंढने के बाद जब उसके फोन पर फोन करता है तो फोन भी घर के अंदर ही रिंग करता है। जैसे वो उस फोन को उठाने के लिए उसके पास जाता है तो वहां पर उसे उसकी पत्नी का छोड़ा हुआ एक लेटर मिलता है, जिसे पढ़ने के बाद पति फूट फूट कर रोने लगता है और बहुत ही ज्यादा इस बात का विलाप करता है। उसके बाद लगभग 3 महीने तक पति अपनी पत्नी को ढूंढता रहता है, लेकिन उसका कोई भी अता पता नहीं होता है। लेकिन 3 महीने बाद एक ऐसा राज खुलता है जिसे सुनने के बाद सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। कौन था वह पति और क्या हुआ था ऐसा पत्नी को जो वह लेटर लिखकर घर से गायब हो गई और 3 महीने तक उसका कोई भी अता पता नहीं था। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मुंबई के अंदर एक घर होता है जिस घर के अंदर एक पति पत्नी और उनके 2 बच्चे रहा करते हैं। पति का नाम करण होता है और पत्नी का नाम साक्षी होता है और 2 उनके बच्चे होते हैं जो कि फिलहाल पढ़ने के लिए स्कूल जाया करते हैं। पति एक वायर बनाने वाली कंपनी चलाया करता था और उसका अच्छा खासा बिजनेस चला हुआ था, तो घर पर रुपए पैसों की या वैसी कोई तंग हालत उनकी नहीं थी। वो लोग अच्छी तरह से अपने जीवन को जिया करते थे। जो पति था वह अपने माता पिता की इकलौती संतान था और माता पिता तो उनके पैतृक गांव में रहा करते हैं, लेकिन पति अपने बच्चों और अपनी पत्नी के साथ यही मुंबई में रहकर उस कंपनी को चलाया करता है और अच्छे से जीवन व्यतीत हो रहा है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ अचानक से जो पति होता है, जब वह दोपहर के समय एक दिन अपने घर आता है तो उस टाइम पर वह अपने घर के दरवाजे की डोरबेल बजाता है, लेकिन पत्नी खोलने में थोड़ा सा टाइम लगा देती है। अब जो पति होता है उसके दिमाग में न जाने क्या उल जुल चलने लगता है। जैसे ही पत्नी दरवाजा खोलती है तो पति के चेहरे पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसके बाद वह कहने लगता है कि कहां है वो। अब इस बात को सुनकर पत्नी हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि कौन कहां है, क्या हुआ आपको। तो उसके बाद वो कहने लगता है कि वो कहां है जिसे तुम छुपा रही थी और इतनी देर तुम्हें उसे छुपाने में लग गई। ये बात सुनकर पत्नी पूरी तरह से हैरान होती है और कहती है कि क्या कहना क्या चाहते हो आप। तो वो कहता है कि तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है, तुम अपने आशिक को छुपा रही थी ना, और इसी वजह से दरवाजा खोलने में इतनी देर कर दी। पत्नी उसे हर तरह से सफाई देने की कोशिश करती है और कहती है कि आप इस तरह से घर में क्यों घूम रहे हो। लेकिन जब पत्नी अपने पति को घर में ढूंढने से रोकने के लिए उसके सामने जाती है तो वह उसे जोरदार थप्पड़ लगा देता है और कहता है कि मुझे रोकने की कोशिश मत करो, आज मैं ढूंढ कर रहूंगा और बिल्कुल भी मेरा रास्ता मत रोको। पत्नी अपने बिस्तर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है और उसके बाद पति जब पूरे घर में ढूंढ लेता है तो कहता है कि आज तो तुमने अपने आशिक को भगा दिया, लेकिन देख लेना ऐसी बातें छुपाई नहीं छुपती हैं। इधर उनकी जो सोसाइटी होती है, यानी जिस सोसाइटी के अंदर वो फ्लैट लेकर रहा करते थे, उसी सोसाइटी पर एक धोबी आया करता था। और जो धोबी होता है, जब भी कभी ये जो करण है अपनी ड्यूटी पर जाया करता या वहां से वापस लौटा करता और धोबी का आना जाना रहा करता, तो उस समय जो धोबी होता है वह इसकी तरफ घूर घूर कर देखा करता है। यहीं से करण को लगने लगता है कि शायद ये धोबी कुछ कहना चाहता है उससे, और इसी वजह से उसे अपनी पत्नी पर शक होने लगता है, क्योंकि अक्सर ऐसे लोगों को ज्यादा पता रहा करता है कि घर के अंदर पति के बाद क्या चल रहा है। इसी वजह से करण काफी ज्यादा शकी हो जाता है और इस बात से उसकी जो पत्नी साक्षी होती है वह काफी ज्यादा परेशान रहती है। लेकिन जो करण है वो कभी कभी शक किया करता है, लेकिन उसके बाद बड़ा अच्छा बिहेव किया करता है और इस बात से साक्षी को थोड़ी सी तसल्ली होती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ एक समय ऐसा आ जाता है जब साक्षी का जीना दूभर हो जाता है, क्योंकि जब भी वह कभी घर आया करता तो शक की निगाहों से साक्षी को देखा करता। यानी कि अगर उसने नए कपड़े पहन रखे हैं तो उसे टोका करता कि किस लिए पहन रखे हैं, या फिर कभी बच्चों को घुमाने के लिए घर से बाहर मिला करती है तो उसके बाद कहने लगता है कि अब तो बच्चों का बहाना लेकर अपने यार से मिलने के लिए जाया करती हो। इस तरह के टॉर्चर को ज्यादा बढ़ जाते हैं और जब ये टॉर्चर काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उसके बाद साक्षी एक ऐसा फैसला लेती है जो शायद उसे बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए था। दरअसल यहाँ पर एक रात जब पति आता है वापस तो उसके बाद पत्नी ने अच्छे से मेकअप कर रखा था ताकि पति का मूड अच्छी तरह से ठीक रहे और उसके बाद वो लोग अच्छा समय एक साथ बिता
बता सके। पत्नी ने अपने बच्चों को भी पहले सिला दिया था दूसरे कमरे में और उसके बाद अपने पति का दूसरे कमरे में बैठकर इंतजार कर रही थी। लेकिन पति जैसे आता है तो उसके बाद फिर से वो उल्टी ही बातें करने लगता है। कहता है कि किसके लिए सजी सवरी हो और किस वजह से इन बच्चों को इतनी जल्दी सुला दिया है तूने। अब इस बात को सुनकर जो पत्नी है वह कहने लगती है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं तो तुम्हारे लिए सज कर सबर कर बैठी हूं, क्योंकि हमारे बीच में अक्सर झगड़ा सा ही रहा करता है और अगर आज हमारे बीच में अच्छा समय व्यतीत होगा तो उसके बाद हमारा झगड़ा थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन पति इस बात को सुनकर न जाने कैसे नाराज हो जाता है और उसके बाद वह अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है। अब जैसे पति ने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया था तो उसके बाद पत्नी भी अपनी आंखों में आंसू ले आती है और उससे करवट लेकर बिस्तर के दूसरी तरफ आराम से लेट जाती है। इधर जो पति होता है वह भी दूसरी तरफ लेटता है और काफी रात तक दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन दोनों को लगता है कि दूसरा तो सो गया है और मैं ही जगकर ये बातें सोच रही हूं। धीरे धीरे दूसरे दिन की सुबह होती है और सुबह सुबह उठते ही यहां पर जो पति होता है वह तो उसकी आदत होती है कि वह पूजा पाठ बहुत ज्यादा किया करता है। इसका कारण ये भी है दोस्तों, क्योंकि जो लड़का था करण वह अपने माता पिता की इकलौती संतान था, तो उसका कोई भाई बहन तो था ही नहीं, तो वह पूजा पाठ में ज्यादा सक्रिय हो जाता है और बचपन से ही पूजा पाठ किया करता है। तो इसी वजह से सुबह सुबह 5 बजे उठता है और उठने के बाद नहाने धोने के बाद वह पूजा पाठ पर बैठ जाता है। काफी देर तक वह पूजा पाठ करता है और पूजा पाठ करने के बाद जैसे ही देखता है कि 6:30 बज चुके हैं लेकिन अभी तक बच्चे नहीं जगे हैं, तो उसके बाद अपनी पत्नी को चिल्लाकर आवाज लगाने लगता है। लेकिन पत्नी जो कि हो घर के अंदर तो बोले ना। उसके बाद वह खड़ा होता है और गुस्से में उस कमरे के अंदर जाता है, लेकिन वहां पर कोई भी उसे नहीं दिखाई देता है। उसके बाद वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन जब उसे कहीं भी उसकी पत्नी नहीं मिलती है तो वह अपने फोन को निकालता और अपनी पत्नी के फोन पर फोन मिला देता है। जैसे ही फोन की रिंग बजती है तो उसके बाद वो फोन उसी कमरे में था जहां पर पत्नी रात को सोई थी, और उसी वजह से जब उस फोन को उठाने के लिए जाता है कि फोन भी यहीं पर छोड़ दिया है, तो उसे एक लेटर मिलता है जिस लेटर में साफ साफ लिखा हुआ था कि करण, मैं साक्षी, तुम्हारे इन सभी रवैयों से मैं काफी ज्यादा परेशान हो चुकी हूं और इसी परेशानी के चलते मैं अब इस घर को छोड़कर जा रही हूं, क्योंकि मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। इन टॉर्चरों से तो अच्छा है कि अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लेती हूं। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना और मेरे पीछे जाने की कोशिश मत करना। यह बात सुनते ही जो करण होता है वो एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है, और जब उसके रोने की आवाज उसका बड़ा बेटा सुनता है तो वह भी जगता और कहता है कि पापा क्या हुआ, आप इस तरह से क्यों रो रहे हो? क्योंकि बड़ा बेटा इतना समझदार तो हो ही गया था कि उसे पता चले कि घर के अंदर क्या हो रहा है। तो यहां पर जो करण होता है वह उस लेटर को उससे छुपाता है और कहता है कि बेटा तुम बाहर जाओ, मुझे अभी थोड़ी देर अकेले में समय बिताना है। उसके बाद थोड़ी देर में करण वहां से बाहर निकलता है और पुलिस वालों को इस बात की इत्तला कर देता है। पुलिस वाले आते हैं तो आने के बाद करण बताता है कि सुबह सुबह मैं ऐसे ऐसे उठा, पूजा पाठ की और उसके बाद मैंने अपनी पत्नी का ये लेटर देखा जिसमें उसने ये बात लिख रखी थी, और आप बिल्कुल भी देरी मत करो क्योंकि मेरी पत्नी घर से 9 लाख रुपए और कुछ जेवर लेकर भागी है जो कि मेरे लॉकर में रखे हुए थे। क्योंकि लेटर पढ़ने के बाद जब मैंने लॉकर देखा तो उसके बाद ये खाली था पूरी तरह से, और रात को ही मैंने सारे के सारे पैसे और जो सोना वगैरह है वो सारा के सारा यहीं पर रखा था। इस बात को सुनकर पुलिस वाले एकदम से एक्टिवेट होते हैं और वहां पर हर चीज की बारीकी से जांच की जाती है, लेकिन पुलिस वालों को उसकी पत्नी का कोई भी अता पता नहीं होता है। और पुलिस के दिमाग में एक बात भी खटकती है कि जब उसे इस दुनिया को छोड़कर जाना ही था तो 9 लाख रुपए और उस सोने का वो क्या करेगी। लेकिन फिर भी पुलिस वाले इस बात की जांच पड़ताल करते हैं और जांच पड़ताल के दौरान उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जिससे प्रूफ हो सके कि उसकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। पुलिस वाले हर एंगल से इस केस को देखते हैं लेकिन कहीं से भी कोई क्लू हाथ नहीं लगता है। हार थक कर जो पुलिस वाले होते हैं वो उससे कहते हैं कि देखो भाई, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि तुम्हारी पत्नी ने अपने आप को इस दुनिया से विदा किया है या नहीं किया, और हम लोग ढूंढ रहे हैं। आप बार बार बेशक से परेशान मत हो, अगर कोई भी बात हमें पता चलेगी तो उसके बाद हम लोग आपको बताने के लिए आ जाएंगे। इधर यहां पर जो करण होता है वह सच में अपनी पत्नी को जाने से काफी ज्यादा परेशान होता है और काफी ज्यादा परेशानी के चलते वह और भी ज्यादा पूजा पाठ करने लगता है। उसके बाद अब तक करण के माता पिता यहां पर आ गए थे, उसके साथ उसके बच्चों की देखरेख कर रहे थे, लेकिन वो कहने लगते हैं बेटा देखो काफी दिन हो गए हैं और अब हमें भी जाना चाहिए, क्योंकि 2 महीने उन्हें यहां पर रहते हुए हो गए थे और गांव में कोई भी नहीं था जो उस घर की देखरेख कर सके। तो वह कहने लगते हैं बेटा हम लोग वहां पर जाते हैं, तुम अपने बच्चों को अगर यहां पर रखना चाहते हो तो यहां पर रख लो, और अगर हमें इनकी देखरेख करनी है क्योंकि तुम्हारी पत्नी तो आई नहीं है तो इन्हें हमारे साथ भेज दो। तो करण कहता है कि ठीक है माँ जी, आप इन्हें अपने साथ ले जाओ और वहीं पर इनका ख्याल रखना। उसके बाद करण घर के अंदर अकेला रहने लगता है, और जब वह अकेला रहता है तो काफी इस बात से परेशान तो रहता है, लेकिन तभी उसी दौरान उसकी सोशल मीडिया पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है जो कि एक लड़की थी और लड़की का नाम होता है पूजा।
अब जो पूजा होती है वह उससे बातचीत करने लगती है और बातचीत के दौरान वह उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन करण जो कि अपनी पत्नी से प्यार किया करता था वह उसे साफ साफ बोल देता है। कहता है कि देखो मेरी एक पत्नी है और उस पत्नी के अलावा मैं किसी और को नहीं देख सकता और अभी मुझे नहीं पता कि वो इस दुनिया में है या नहीं है, तो इसी वजह से तुम मुझसे बात ना ही करो तो ही अच्छा है। यहाँ पर ऐसा कहकर वह उसे मना कर देता है, लेकिन जो पूजा होती है वो कहने लगती है कि कोई बात नहीं, हम लोग दोस्त तो बन सकते हैं और दोस्त बनकर एक दूसरे से बातचीत तो कर सकते हैं। तो वह कहता है कि ठीक है, दोस्त तक बात है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुमसे बात कर सकता हूं। ये बातें उन दोनों के बीच में होती हैं, लेकिन जैसे उसकी पत्नी को गायब हुए लगभग 3 महीने हो जाते हैं, तो 3 महीने बाद अचानक से उसके पास उस पूजा का फोन आता है, क्योंकि अब तक वो दोनों एक दूसरे से फोन पर बात भी करने लगे थे। और फोन आने के बाद वो उससे कहने लगती है कि ऐसा करो, तुम ना फौरन से या तो अपने बच्चों का फोटो मुझे भेज दो, क्योंकि मैं उन फोटो को तुम्हारी पत्नी को दिखाना चाहती हूं। अब इस बात को सुनते ही यहां पर जो करण है वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि ये लड़की उससे पहले तो फ्लर्ट कर रही थी और उसके बाद अब ये बता रही है कि उसके बच्चों को वो फोटो दिखा रही हूं। तो वो पूछने लगता है कि क्यों, क्या हुआ और किस वजह से तुम मेरे बच्चों का फोटो मेरी पत्नी को दिखा रही हो, क्या तुम्हें पता है कि मेरी पत्नी कौन है? तो उसके बाद जो पूजा होती है उसकी पूरी हिस्ट्री खोलती है। कहती है कि तुम्हारा एक चचेरा भाई भी है ना, जिसका नाम प्रकाश है, और तुम्हारी जो पत्नी है वह फलाने गांव की रहने वाली है, तुम्हारे माता पिता फलाने गांव में रहा करते हैं, और तुम्हारे जो चाचा के लड़का है प्रकाश, उसकी पत्नी का नाम पवित्रा है। अब इन सभी बातों को सुनने के बाद जो करण है वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि कहीं प्रकाश भैया ने तो तुम्हें मेरे पीछे नहीं भेजा। तो उसके बाद वो कहती है कि अरे पागल, मैं प्रकाश भैया के कहने पर क्यों तुम्हारे पीछे लगूंगी, तुम्हारी पत्नी की वजह से ही मैं तुम्हारे पीछे लगी हूं, क्योंकि तुम्हारी पत्नी अपने आप को इस दुनिया से विदा करना चाहती थी और उस टाइम पर मैंने इसे देख लिया और देखने के बाद जैसे तैसे इसे बचा लिया। लेकिन आज ये एक ऐसे चंगुल में फंसना चाहती है और कह रही है कि अगर मुझे मेरे बच्चे नहीं मिले तो उसके बाद मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लूंगी, क्योंकि वो तो बाहर वाली जगह थी, उस बार तो मैंने इसे बचा लिया, लेकिन अब मैं नहीं बचा सकती और इसी वजह से तुम्हें अपने बच्चों के फोटो तो भेजने होंगे। इसके बाद जो करण होता है वो कहने लगता है कि मुझे ना तुमसे मिलना है और मैं वहीं पर आ रहा हूं, मुझे एड्रेस दे दो, मैं बच्चों को लेकर भी आ रहा हूं। लेकिन जो पूजा होती है वो मना कर देती है, कहती है कि नहीं करण, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और वो तुमसे बातचीत तक भी नहीं करना चाहती है। कहती है कि जब उसने पहली बारी मुझे इतना टॉर्चर कर दिया तो उसके बाद मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। करण जो होता है पूरी तरह से उतावला हो जाता है और पूजा के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। कहता है कि कैसे भी करके मेरी पत्नी से मुझे मिला दो, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं इस बात के लिए और मैं उससे माफी मांगना चाहता हूं अपने सभी उन बातों के लिए जो कुछ भी मैंने किया है और मैं उसे अपने साथ रखना चाहता हूं। इस बात को सुनकर जो पूजा होती है वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें मिला दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे मिलूंगी। उसके बाद यहां पर जो करण है वो राजी हो जाता है। दोनों के दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और रेस्टोरेंट में मिलने के बाद जो पूजा होती है वो उस करण को पूरी कहानी बताती है कि किस तरह से उसकी पत्नी जिस दिन घर से लापता हुई थी उसी दिन एक ट्रक के सामने छलांग लगाने के लिए जा रही थी, लेकिन उसी समय जो पूजा होती है वह वहां पर सिक्योरिटी से खड़ी हुई थी। तो उसी दौरान जो पूजा होती है वह एकदम से उसे पकड़ लेती है और कहती है कि क्या कर रही हो तुम। तो वह अपने रो रो कर पूरी कहानी बताती है कि उसका पति उस पर शक किया करता है और बार बार उस पर पिटाई लगाया करता है, तो इसी वजह से उसने अपने आप को इस दुनिया से विदा करने का फैसला किया है। लेकिन पूजा उसे समझाती है और कहती है कि यह कोई हल नहीं हुआ करता, कोई बात नहीं, तुम अपने पति के साथ नहीं रह सकती तो ना सही, लेकिन इस दुनिया को छोड़कर जाने की बात अपने दिमाग से निकाल दो, अपने दम पर भी तो जिंदगी जी जा सकती है। क्योंकि पूजा एक आजाद ख्यालों वाली लड़की थी और वह अपना घर बार छोड़कर मुंबई के अंदर रहा करती थी, क्योंकि पीछे से वो एक गांव की रहने वाली थी और गांव की जितनी भी बाउंडेशन होती हैं उन सभी की दीवारों को लांघ कर यहां पर आई है और खुद मेहनत करके अपना जीवन व्यतीत किया करती है। इस बात को सुनने के बाद यहां पर जो साक्षी होती है वह उसकी बात मानती है और वह साक्षी को उसके पैरों पर खड़ा कर देती है। लेकिन उसके बाद जो साक्षी होती है वह अचानक से 2 महीने बाद जब स्कूल जाती है अपने बच्चों को छुपकर देखने के लिए, क्योंकि बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी और उनको देखे बिना वो नहीं रह सकती थी, तो बुर्का पहनकर वह स्कूल पर जाया करती। और 2 महीने बाद जब उसे बच्चे स्कूल पर नहीं मिलते हैं तो उसके बाद उसे चिंता होने लगती है और इसी चिंता के चलते वह करण के चाचा के लड़के के पास फोन करती है और उसे बताती है कि मुझे ना बच्चों के बारे में खबर चाहिए। अब जैसे ही चाचा का लड़का यह बात सुनता है कि साक्षी जिंदा है तो उसके बाद यहां पर वह इस बात को करण को नहीं बताता है। कहता है कि देखो, बच्चों के बारे में तो तुम्हें पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और मैं उनका फोटो वगैरह भी तुम्हें दिखा दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे मिलना होगा। इसके बाद जो साक्षी होती है वो कहती है कि ठीक है, बताओ कहां मिलोगे। तो वो कहता है कि तुम अपना घर बता दो, मैं वहीं पर आ जाऊंगा। इसके बाद जो प्रकाश होता है वह उसके घर पर चला जाता है अपने एक दोस्त के साथ, लेकिन वहां पर जाने के बाद जब वो उससे कहती है देखो, मैं अपने पति के साथ तो नहीं रहना चाहती, लेकिन मुझे ना अब अपने बच्चों को देखना और तुम कैसे भी करके मुझे बता दो। लेकिन जो प्रकाश होता है वो एक
शैतानी मुस्कान के साथ कहने लगता है कि देखो तुम मेरी भाभी लगा करती हो और काफी दिनों से मेरी तुम्हारे ऊपर नजर है, तो मुझे कुछ फायदा होगा तो ही मैं ये सब कुछ करूंगा, तुम्हारे राज को छुपाऊंगा, तुम्हें बच्चों के बारे में बताऊंगा और उनके फोटो भी लाकर साथ साथ में वीडियो भी लाकर दे दूंगा। इस बात को सुनकर जो साक्षी होती है वो कहने लगती है कि मतलब क्या है तुम्हारा, तो वो कहता है कि तुम ना मेरे साथ रिलेशन में आ जाओ। इस बात को सुनते ही साक्षी एकदम से बौखला जाती है और उसे धमकाकर वहां से निकाल देती है, कहती है कि निकल जाओ यहां से और ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब इस बात को सुनकर वह कहने लगता है कि देखो तुम्हारे पास टाइम है और 6 दिन बाद अगर तुम मुझे दोबारा से फोन करती हो तो उसके बाद कुछ नहीं होगा, वरना मैं तुम्हारे पति को बता दूंगा कि तुम फलानी जगह पर रह रही हो। इस बात को सुनने के बाद जो साक्षी होती है वो एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है और जब पूजा को यह पता चलता है कि उसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और वो बच्चों के लिए काफी ज्यादा परेशान है, तो इसके बाद जो पूजा होती है वह करण के पास फोन करती है और उससे उसके बच्चों के फोटो मांगने लगती है। लेकिन जो करण है वो फोटो देने से मना करता है, सोचता है कि कहीं ऐसा वैसा कुछ ना हो जाए, इससे मैं बातचीत कर लिया करता हूं, कहीं मुझे किसी गलत चक्कर में फंसा दे। अब जब ये सारी बातें करण को बता देती है वहां पर, तो उसके बाद जो करण होता है वो कहने लगता है कि पूजा कैसे भी करके मुझे मेरी पत्नी से मिला दो, मैं उससे माफी मांगना चाहता हूं। इसके बाद जो पूजा होती है वह भी करण की आंखों के सच्चे आंसू देख लेती है और आंसू को देखने के बाद वह उसे उसकी पत्नी के पास ले जाती है और पूजा करण को लेकर जैसे उस फ्लैट पर जाती है और दरवाजा खटखटाती है, तो यहां से साक्षी दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोलती जैसे वो अपने पति को देखती है तो एकदम से हैरान हो जाती है। वह 2 कदम पीछे हटती है, लेकिन तभी जो करण होता है वह अपनी पत्नी के पैर पकड़ता है और रो रो कर उससे माफी मांगने लगता है। कहता है कि साक्षी मुझे माफ कर दो और ये सब कुछ तुम्हें सहन करने की जरूरत नहीं है, आज के बाद मैं कभी भी तुम पर कोई भी शक नहीं करूंगा, तुम मेरे साथ घर चलो, क्योंकि मुझे पता है कि पत्नी के बिना जीवन जीना कितना कठिन हुआ करता है। साक्षी जो होती है वो मना करने लगती है, कहती है कि करण मैं तुमसे परेशान हो ली हूं, मैंने कई बार तुम्हें समझाने की कोशिश की है लेकिन तुम्हारा वहम दूर ही नहीं होता, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोचा भी नहीं। मैं अपने बच्चों के लिए और तुम्हारे लिए जिंदगी जिया करती थी, अब तुम मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ, मैं अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हूं। हाँ, अगर हो सके तो मेरे बच्चों को मुझसे मिलने दो, क्योंकि मैं उनसे मिलना जुलना चाहती हूं। करण जो होता है वो अपनी पत्नी के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि नहीं साक्षी तुम मेरे साथ चलोगी। जब वह इतनी बुरी तरह से उसके सामने गिड़गिड़ाता है तो यहां पर पूजा भी साक्षी से कहने लगती है कि कोई बात नहीं यार, माफी मांग रहा है तो माफ कर देना, एक बार मौका देकर और देख ले, और यहां पर यह जगह कौन सी भगी जा रही है, दोबारा से आ जाना और दोबारा से रह लेना। इसके बाद जो साक्षी होती है वह भी इस बात के लिए मान जाती है और पूजा के साथ दोनों के दोनों वहां से सीधा अपने उसी फ्लैट पर चले जाते हैं और बच्चों को भी यहां पर बुला लिया जाता है। लेकिन जब करण को यह बात पता चल गई थी और यह बात वह अपने माता पिता को बताता है, तो वो लोग उसके चचेरे भाई को बुलाकर बुरी तरह से धमकाते हैं, कहते हैं कि देखो घर का मामला है, वरना हम इस बात के बारे में पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते थे, लेकिन आज के बाद अगर तुमने ऐसा सोचा या हमारे इस घर से कोई भी ताल्लुकात रखा तो हमसे बुरा कोई भी नहीं होगा। प्रकाश जो होता है वो अपना सर नीचे की तरफ करता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है, क्योंकि उसे डर था कि ये लोग पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हैं। इधर पुलिस वालों को जब पता चलता है कि साक्षी मिल गई है और वह अपने घर पर आ चुकी है, तो पुलिस वाले वहां पर आते हैं और आने के बाद पूछने लगते हैं कि बताओ तुम्हारी पत्नी जिन पैसों को लेकर गई थी तो वो कहां है। तो उसके बाद जो करण होता है वो कहता है कि साहब वो पैसे लेकर ही नहीं गई थी, दरअसल वो पैसे मैंने खुद ने छुपाए थे ताकि पैसों की वजह से आप लोग जल्दी से जल्दी इसको ढूंढने की कोशिश करो, और इसी वजह से मैंने ये सब कुछ किया था। पुलिस वाले पूरी बात को समझ लेते हैं और समझने के बाद वहां से चुपचाप वापस चले जाते हैं। उसके बाद आज तक भी जो साक्षी और करण है वो अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर रहे हैं और इधर यहाँ पर जो उसके बच्चे हैं वो भी अब अपनी माँ के पास रहा करते हैं। पूजा का उनके घर तक का आना जाना है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।